चलिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, पहला वर्ड है इनविंसिबल। ये पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो ये है एडजेक्टिव। तो पार्ट ऑफ स्पीच में इनविंसिबल एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब होता है नाकाबिले शिकस्त। नाकाबिले शिकस्त यानी वो शख्स जिसने कभी शिकस्त नहीं देखी हो या जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो इसके लिए दूसरा वर्ड भी होता है अनकॉन्करेबल। तो ये एडजेक्टिव है, आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? ही इज़ एन इनविंसिबल मैन या किंग या कुछ भी आप कह सकते हैं। ही इज़ एन इनविंसिबल मैन या किंग। तो इनविंसिबल वर्ड का मतलब होता है नाकाबिले शिकस्त। तो एन आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद मैंने कल कहा था दो वर्ड्स आ रहे हैं। तो एक होता है एडजेक्टिव बीच वाला और मैन आपका होगा नाउन। तो इससे सेंटेंस में पता लग गया कि ये इनविंसिबल मतलब है नाकाबिले शिकस्त, अनकॉन्करेबल, जिसको कोई शिकस्त ना दे सके। उसके बाद दूसरा वर्ड है कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और कांग्रीगेशन का मतलब होता है इज्तमा या हम कहते हैं जमात। ये मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड इस्तेमाल होता है, मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे रायवन में, पंजाब में हर साल जो है एक बड़ा कांग्रीगेशन होता है, इज्तिमा होता है, जहाँ पे तमाम तर दुनिया के मौलवी हजरात आके मज़हब का जो है सबक देते हैं। तो इस बड़े इज्तिमा को, जहाँ पे मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इकट्ठे हुए हो, कांग्रीगेशन उसको कहा जाता है, इज्तिमा। तो आप कहेंगे कांग्रीगेशन इन पंजाब वाज अमेजिंग टू लिसन या टू हियर टू वॉच। तो कांग्रीगेशन मतलब है इज्तिमा या जमात। उसके बाद दूसरा वर्ड होता है टेसिटर्न। टेसिटर्न वर्ड का मतलब भी साइलेंट यानी खामोश जो बंदा रहता है, रिजर्व्ड रहता है, और उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टेसिटर्न। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में है एडजेक्टिव। ही इज़ अ टेसिटर्न गर्ल बॉय, शी इज़ अ टेसिटर्न गर्ल। तो टेसिटर्न का ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साइलेंट, बस रिजर्व्ड, खामोश रहते हैं या रहती है या रहता है। उसके बाद वर्ड है मेलीफ्लुअस। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और मेलीफ्लुअस का मतलब होता है प्लेजेंट, यानी वो आवाज़ जो बहुत ही सुनने में मतलब सुकून आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आतिफ असलम हैज़ अ मेलीफ्लुअस वॉइस, यानी आर्टिकल है, मेलीफ्लुअस वॉइस, यानी दो वर्ड्स आ गए। ये एडजेक्टिव है, वॉइस आपका नाउन है। तो मेलीफ्लुअस का मतलब होता है वेरी अपीलिंग, जो हमें सुनने में बहुत ही सुकून फील करे। उसके बाद दूसरा वर्ड है स्टन्ड। स्टन्ड मतलब का स्टन्ड वर्ड का ये एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। स्टन्ड का मतलब होता है दंग रह जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल, या हैरान हो जाना। आपने कोई ऐसी बात सुनी या आपने ऐसी कोई सक्सेस किसी की सुनी और आप जो है दंग रह गए, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्टन। शी रिमेंड स्टन, वो दंग रह गई। व्हेन आई टोल्ड अ सीक्रेट, मैंने जब उसको कोई एक राज बताया, वो जो है सुनते ही दंग रह गई। स्टन्ड का मतलब होता है टू गेट परप्लेक्स्ड। तो वर्ड स्टन्ड इसका मतलब होता है। तो आपने ना इस तरह जो है वर्ड्स का यूज़ करना है राइटिंग स्किल्स के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ये सेशन रहेगा।
अब हम बढ़ते हैं आपके टॉपिक जो है प्रोनाउन की तरफ, और प्रोनाउन का हमने यूजेज करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप सबको जो है आसानी से ये पार्ट ऑफ स्पीच और यूजेज जो है राइटिंग समझ आ जाए। तो मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ानी है, मैंने वो चीज़ें पढ़ानी है जो आपके राइटिंग स्किल्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। बाकी डेफिनेशन से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, सिर्फ ये तो है तोते वाली बात हो जाएगी। तो प्रोनाउन ये क्या भला है, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या होती है। प्रोनाउन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है अली, तो अली को बार बार सेंटेंस में रिपीट नहीं करना है। जैसे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया फैमिली, तो दूसरे सेंटेंस में अगर हमने फैमिली को रेफ़र करना है तो हमने फैमिली को बार बार रिपीट नहीं करना है। तो फैमिली की जगह पे आप इट इस्तेमाल कर सकते हैं, और अली की जगह पे आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ़ीमेल है तो उसके लिए आपको पता है शी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान है कि इनका प्रोनाउन ये होता है। अब हम बढ़ते हैं यूजेज की तरफ कि प्रोनाउन का यूज़ किस तरह होता है। जैसे वर्ड है वन, अब वन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन भी है, और वन जो है आपका एडजेक्टिव भी है। अब हमें कैसे पता चले ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। यूजेज होगा तभी ये इस्तेमाल होगा। अपनी वॉइस बंद रखिएगा प्लीज़। अच्छा जी, उसके बाद देखें प्रोनाउन किस तरह होगा। मैंने कहा वन शुड रेस्पेक्ट, वंस होना चाहिए ना, ही इस्तेमाल नहीं करना है। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे वन का मतलब है कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। हम उनका नाम नहीं ले रहे, तो हम एज ए इंडिकेट कर रहे हैं इंडेफिनिट। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई वाज़ेह नहीं होता कि आप लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मेल फीमेल के लिए। तो ये जनरल है, इंडेफिनिट वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह होगा वन पेन इज़ इनफ, वन पेन इज़ इनफ। तो पेन आपका नाउन है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन को इंडिकेट करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो ये आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का पार्ट होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। तो जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तो ये वन का भी पता लग जाएगा कि ये एडजेक्टिव क्यों है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। तो याद रखिएगा एज अ वन अगर प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो वन का जो पॉजिटिव फॉर्म होगा वो वंस होना चाहिए। अक्सर इम्तिहान में इस तरह आता है कि फाइंड आउट एरर इन द सेंटेंस, जैसे वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो कहते हैं सेंटेंस में मिस्टेक फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हिज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वन की जगह आपने रखना है वंस पेरेंट्स। तो अगर हिज हर आ रहा है तो वो अलग बात है, क्योंकि वन तो जाहिर सी बात है हिज और हर के लिए इस्तेमाल होता है, तो मतलब दोनों के लिए इस्तेमाल। लेकिन अगर वंस आ रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसका। इस तरह आपने इस चीज़ को देखना है। अच्छा, यहाँ तो ये तो ठीक है, चलो जी, अब ये तो यूजेज था मैंने बता दिया। अब प्रोनाउन का जो एप्लीकेशन है इस तरह होता है। प्रोनाउन का एक पार्ट होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पोजेसिव फॉर्म। और पोजेसिव फॉर्म के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है इसका पोजेसिव प्रोनाउन। ये इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन के क्या होते हैं, आई, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी। उसके बाद वी सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा। और इसी तरह यू, तो यू का आपने यू ही रखना है क्योंकि इसका सेम होता है।
ही का होता है हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। अब ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करानी है मुझे इसकी। और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, और नाउन का आपको पता है वो सेम रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। वो जो इट है, इट का इट ही रहता है। तो ये तो यहाँ पे हो गया कि सब्जेक्टिव फॉर्म ये होते हैं। सब्जेक्टिव नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे काम होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट का। वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाली जो सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव वाली, ये वर्ब के बाद में इस्तेमाल होगी, ये जो है वर्ब से पहले इस्तेमाल होगी। तो एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये मैंने कल भी बताया था। एक होता है माय, और योर, हिज, हर और देयर। ठीक हो गया। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, और इट्स का इट्स ही रहता है ना, इट्स का इट्स ही रहता है। तो फ़र्क सिर्फ क्या है, अगर ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन कहते हैं, फ़र्क इस तरह होता है कि पोजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कल पढ़ाया था, दिस इज़ माई बुक, मैंने एग्जांपल लिखा, दिस इज़ माई बुक। अब याद रखिएगा, इज़ माई बुक, माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, बुक आपका नाउन है। तो अगर दिस बुक इज़ माइन तो सही हो सकता है। अगर आप इस तरह कहेंगे दिस इज़ माइन बुक, तो वो सेंटेंस गलत है। तो पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, नो नाउन, इनके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इससे पोजेसिव फॉर्म की एक्सरसाइज करते हैं, वो आपको तरीका बता देता हूँ कि इसका एक्सरसाइज किस तरह होगा। वो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज करानी है। बहुत ही आसानी इम्तिहान में आते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या इसके बाद होगा, वो तरीका बता रहे थे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप इमेजेस। अच्छा जी, आवाज़ बंद रखिएगा प्लीज़, एक मिनट, वेट फॉर अ वाइल। हाँ, अच्छा, मैंने रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज है, वो उसके थ्रू जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली मैंने वो तस्वीर जो है डाउनलोड नहीं की थी, अब हो गई। ठीक हो गया, अब तो आ गई। अब इसकी एक्सरसाइज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आती हैं। हाँ जी, अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 27 है। ये रेन एंड मार्टिन की किताब से एक्सरसाइज है। इसमें से हम हल करते हैं इसको। नंबर कह रहा है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। तो पहला सेंटेंस है, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज ए डैश। तो इसमें आना चाहिए देम। देम इसलिए आएगा क्योंकि वी तो सब्जेक्ट हो गया और स्कोर्ड वर्ब है,
यानी वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो दे सब्जेक्टिव केस है और देम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो देम इज़ अ राइट ऑप्शन, दे नहीं होना चाहिए। अब नंबर दूसरा सेंटेंस है ज़ेद एंड डैश वर प्रेजेंट। अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ब से पहले दो नाउन आते हैं, यानी एंड के साथ जुड़े होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। ज़ेद एंड डैश वर प्रेजेंट। अब देखें ज़ेद एंड आय होना चाहिए, क्योंकि वर्ब है। वर्ब के अगर बाद होता तो हम ही लगाते, लेकिन वर्ब के पहले वाला पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो सब्जेक्टिव केस होता है, तो आई इज़ राइट ऑप्शन। उसके बाद नंबर तीसरा है कैन यू सिंग एज वेल एज डैश। तो इसमें भी देम आएगा। देम क्यों आएगा? कैन ये इंटरोगेटिव सवाल है, तो कैन यहाँ पे वर्ब हो गया, सिंग वर्ब हो गया, यानी वर्ब के बाद वाला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो देम होना चाहिए, नॉट दे। अब नंबर 4 पॉइंट पे आप बहुत ही ध्यान के साथ इस्तेमाल करिएगा। ये लेट वाला जो वर्ब है ये काजेटिव वर्ब होता है। लेट के बाद याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैसे इस्तेमाल होता है और उसके साथ टू नहीं होता, और उसके लेट के फ़ौरन बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि लेट खुद वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो लेट यू एंड डैश ट्राई व्हाट वी कैन डू। आप मुझे बताएंगे इसके बाद क्या होना चाहिए? लेट यू एंड मी होना चाहिए, आई होना चाहिए? मी। वेरी गुड, हाँ, लेट यू एंड मी होना चाहिए, आई नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे लेट मी गो, अगर इस तरह सेंटेंस आ जाए लेट मी टू गो, तो ये सेंटेंस गलत है, टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता और टू नहीं होता, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर मतलब विदाउट, यानी विदाउट टू के साथ। तो इट वाज डैश दैट गेव यू द अलार्म। अब एक पॉइंट इम्तिहान में बताई जाती है कि अगर टू बी फॉर्म, टू बी वर्ब है, टू बी इज़ वाज वर, उसके बाद अगर फ़ौरन कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो कोशिश करना कि इट वाज आई होगा, या इट इज़ मी भी सही है, लेकिन इसमें आपने लगाना इट वाज आई या इट वाज मी, बोथ आर राइट। तो नंबर 6 का मी होगा, यू नो दैट एज वेल एज मी। तो नंबर 5 बताएं इसमें क्या होगा? नंबर 5 में वेट फॉर हारिस एंड डैश, आई या मी? वेट, मी। हाँ, यहाँ पे मी होगा। मी की वजह यह है कि ये जो वेट है ना, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद फार प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिए इस्तेमाल होती है। तो फार हारिस ऑब्जेक्ट है, तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी होगा, नॉट आई। नंबर 8 बताएं बिटवीन यू एंड डैश। अब यहाँ पे आप में से कौन बताएगा? ये कल मैंने पॉइंट बताई है, बिटवीन यू एंड डैश, आई होगा या मी? आई। नहीं, बिटवीन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट आता है? मी। मी। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये बिटवीन प्रीपोजिशन है, यू एंड मी होना चाहिए। थैंक यू मिस मानूस, यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए, नॉट आई। बिटवीन इज़ अ प्रीपोजिशन। वी आर नॉट so poor as a dash them. Rail is as old as me. एज आई। मी होगा। as old as I तब होगा जब इस तरह होता, Rail is as old as I am। अगर I के बाद am आता, डैश होता, am लगा होता, तो फिर I am लगा लेता। अच्छा जी,
नंबर 13 बताएं, कौन बताएगा मुझे? नो बॉडी बट डैश वाज प्रेजेंट। He was present. He was. He यहाँ पे हिम होगा, ही नहीं होगा। बताऊं क्यों? बट प्रीपोजिशन है। तो verbs वगैरह तो object किसमें आ सकता अब इसमें जो मेन सब्जेक्ट है ना वो है नो बॉडी, वो प्रोनाउन है। नो बॉडी बट हिम वॉज प्रेजेंट, ही नहीं होगा यहाँ पे। बट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की वजह से हिम आ रहा है। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता, कामा लगी होती, तो फिर आप कह सकते हैं अगर प्रीपोजिशन है बट इज एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। नाउन चेंज नहीं होता, वो तो सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन चेंज होता है। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। तो बहुत ही आसान है ये, आप खुद भी थोड़ा मेहनत करना। अच्छा जी, अब और एक पॉइंट बताने लगा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच का ही है, और वो आपका इस आर्टिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउन का पॉइंट है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, यू नीड टू बी ए फोकस्ड। अच्छा जी, अब देखें इस्तेमाल जब होता है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं वन ऑफ। जब भी आप वर्ड वन ऑफ इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें आइदर ऑफ, और उसके बाद आप इस्तेमाल करें नाइदर ऑफ, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और उसके बाद ईच ऑफ, ये प्रोनाउन होते हैं, याद रखिएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जो होता है ना, ये इस तरह होता है। अब वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, याद रखिएगा, वो आपका होना चाहिए प्लूरल। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, यानी कि इन तमाम वर्ड्स के बाद वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इसके बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल आना चाहिए। ठीक हो गया? जैसे मैंने लिखा वन ऑफ माय फ्रेंड्स होना चाहिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? वजह आप में से कौन बताएगा मुझे? वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़, आर क्यों? फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, तो इज़ क्यों लगा रहे हैं? आर लगाना चाहिए ना, इज़ क्यों? फ्रेंड्स की वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं किसी भाई ने बहुत ही सही से बताया। वन यहाँ पे जो है ना मेन सब्जेक्ट है, और ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसका वर्ब के साथ ताल्लुक नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके लिए वन इज़ एक्टिंग एज अ सिंगुलर, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़, तो मतलब तमाम तर मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो इसलिए वन के बाद आप इस्तेमाल करेंगे, अगर ऑफ माय फ्रेंड आता है तो वन ऑफ के बाद आपने प्लूरल नाउन इस्तेमाल करना है, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ये दोनों जो है, या ईच ऑफ, ये टू पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है या टू थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट मोर देन टू। याद रखिएगा ये चीज़। और इसके बाद मैंने लिखा नाइदर ऑफ दी
नाइदर ऑफ द कंप्यूटर्स होगा या कंप्यूटर होगा? नाइदर ऑफ द कंप्यूटर्स होना चाहिए, नाइदर ऑफ द कंप्यूटर्स इज़ वर्किंग, नाइदर ऑफ द कंप्यूटर्स इज़ वर्किंग। तो याद रखिएगा, मतलब इन दोनों कंप्यूटर में से कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, यानी नाइदर ऑफ द कंप्यूटर्स का मतलब होता है यहाँ पे दो कंप्यूटर्स हैं, इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा। अगर इस तरह होता आइदर ऑफ द कंप्यूटर्स, आइदर ऑफ द कंप्यूटर्स इज़ वर्किंग, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक कंप्यूटर काम कर रहा है। आइदर ऑफ द कंप्यूटर्स इज़ वर्किंग यानी इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो नाइदर का मतलब होता है नो, यानी दोनों नो। ये मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो नाइदर ऑफ द कंप्यूटर्स इज़ वर्किंग, ईच ऑफ द एक्यूजेशंस होना चाहिए या एक्यूजेशन होगा? हाँ, ईच ऑफ द एक्यूजेशंस इज़ ट्रू, ईच ऑफ द एक्यूजेशंस इज़ ट्रू। तो ईच ऑफ का मतलब होता है दोनों में से हर एक की अलग अलग बात हो रही है। तो याद रखिएगा पॉइंट, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आना चाहिए वो आपका होगा प्लूरल, वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। ये मैं डांस से आपको समझाऊंगा, ये नहीं मैंने हवाई फायर कर दिया, और मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा रेनन मार्टिन के बुक से। अच्छा जी, उसके बाद एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज भी उसके बाद करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आप सब्र फरमाइएगा। अगर आपके बाद इस तरह सेंटेंस में कोई कंडीशन हो तो आप इसका ख्याल रखिएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु डैश। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैज़ या हैव डन पीएचडी, एक नहीं, अब एक कंडीशन बताइए, कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पे ये सिचुएशन चेंज है, इसमें सिचुएशन क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, पहले वाले में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हम एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो फ्रेंड्स लगा हुआ है ना, फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, यहाँ पे ये कंडीशन अलग है, वो वाली अलग थी, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव होना चाहिए, नॉट हैज़। तो हमने इस स्ट्रक्चर को देखना है। अगर हु आ रहा है बीच में, अब उसके बाद मैंने तो पहले ऐसे ही पढ़ाया ना, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ बिज़ी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ बिज़ी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ बिज़ी। अब यहाँ पे तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं रिलेटिव, इसमें तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, कोई हु या हैज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे या व्हिच। तो ये एक्सरसाइज है, मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑफ के साथ जो एक्सरसाइज है मैं वो आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। पेज नंबर जो है रेनन मार्टिन का है 241 पे ये एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए जी, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये इम्तिहान में, ये CSS में इम्तिहान में आया था। तो आई सा देयर एंड, अच्छा जी, ये कुछ स्टूडेंट्स फीस वगैरह जमा करवा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये एक्सरसाइज है। आई होप दिस एक्सरसाइज इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जी, दिस विजिबल, इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 113 है, टेल विच ऑफ द इटैलिसाइज्ड फॉर्म इज राइट। एग्जाम्पल देखें, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ आर हैव एवर लिव्ड। तो याद रखिएगा यहाँ पे हैव होगा, वेरी गुड, हैव आएगा, क्योंकि दैट से पहले मदर्स प्लूरल है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है।
रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, तो हैव आना चाहिए। नंबर दूसरा सेंटेंस, यू आर नॉट द फर्स्ट मैन दैट हैज़ आर हैव। यहाँ पे हैज़ आएगा, सिंगुलर आएगा हैज़, क्योंकि मैन सिंगुलर नाउन है। तो उसके बाद नंबर तीसरा सेंटेंस, वन ऑफ हिज मैनी गुड ट्रेट्स। ट्रेट्स कहते हैं क्वालिटीज़, क्वालिटीज़। तो वन ऑफ हिज मैनी गुड ट्रेट्स प्लूरल है, दैट कम्स आर कम। वेरी गुड, दैट कम आना चाहिए। नंबर 4 देखें, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट किल्स आर किल एम्बिशन। एम्बिशन कहते हैं डिज़ायर, गोल। किल, वेरी गुड। नंबर 5, ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वर होना चाहिए। दैट से पहले स्टोरीज प्लूरल है तो वर आना चाहिए, नॉट वाज। एम्बिशन नंबर 6, एम्बिशन इज़ वन ऑफ दोज पैशंस दैट इज़ या आर नेवर सेटिस्फाइड। वेरी गुड। तो वर्ड सेटिस्फाइड के लिए इस्तेमाल एक दूसरा वर्ड होता है कंटेंटेड। आई एम कंटेंटेड विथ योर क्लासेस, आई एम कंटेंटेड विथ योर बिहेवियर, शी इज़ कंटेंटेड विथ हर एटीट्यूड, यानी सेटिस्फाइड। उसके बाद नंबर 7, नंबर 7, दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स, दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वाज या वर। तो नंबर, आई होप कि आपको ये समझ आ रही है। अब ये नीचे सेंटेंस है, एक्सरसाइज 114 वाली एक्सरसाइज है, 114 वाली एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज 100 क्या कह रहे हैं सर? आपने पहले बताया कि बल्कि सिंगुलर लेगा और इन सेंटेंसेस में तो सही प्लूरल और प्लेयर है। तो पहले वाले में प्रोनाउन कहाँ लगा रहा था मैं, दैट और व्हिच कब लगाया मैंने? सर जैसे आपने एग्जांपल दी थी वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो उसमें आप कहते ना इज लग के वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ पीएचडी होल्डर, तो उसमें वर्ब आप सिंगुलर एक्सरसाइज में लगती है, सेंटेंसेस का प्लूरल वर्ब लग रहा है। तो एक्सरसाइज के अंदर प्रोनाउन नज़र आ रहा है आपको, प्रोनाउन दैट और व्हिच? जी सर। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ पीएचडी होल्डर या हैज़ डन पीएचडी, इसमें प्रोनाउन है? जी सर। सर इसमें प्रोनाउन नहीं है। तो मैं वही तो बात कर रहा था कि अगर प्रोनाउन बीच में इस्तेमाल हो रहा है तो कंडीशन कुछ अलग होगी। तो हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, देखिए ये जो मैंने पहले बताया ना कि वन का इस्तेमाल जो होता है, indefinite pronoun one should be used throughout if used at all. Example 131, one cannot be too careful about what one says. What he says नहीं होना चाहिए, what one says होना चाहिए। One cannot be too careful of one's good name. His good name नहीं होना चाहिए। One does not like to have one's word doubted. One's होना चाहिए, not his. One must not boast of one's own success. तो once का मैंने जो इस्तेमाल बताया, तो one का once होना चाहिए, his हर इस्तेमाल नहीं करना सेंटेंस में अगर फॉर्मल राइटिंग करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। जी, बातें समझ आ रही हैं सबको? अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो जो होता है आपको पता है कि दिस
का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो आप सबको पता है कि ये तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका तो आसान यूज़ होता है, दिस मतलब नज़दीक के लिए, दैट मतलब दूर के लिए, और ये वैसे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों दिस और दैट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दोज और दीज जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तो सबको पता है। और दैट और दोज दूर के लिए, दिस और दीज नज़दीक के लिए, ये तो बचपना वाली बात है। लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकल देखना है कि इनका असल यूजेज कैसे होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो यूजेज बता रहा हूँ। कहते हैं दिस इज़ चेयर, दैट इज़ चेयर, दीज आर माई चेयर्स, दोज आर माई चेयर्स। इससे हटके हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इनको। सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं सेंटेंस द एग्जाम्पल, द स्ट्रीट्स ऑफ Karachi, the streets of Karachi is big from that of Lahore। ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के अंदर तकरीबन 3-4 मिस्टेक्स हैं। इस सेंटेंस के अंदर, इस जुमले के अंदर ना 3 से 4 मिस्टेक्स हैं। अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहा आपको? अच्छा जी, एक मिनट। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, मैंने डायरेक्ट जो है आपको पढ़ाना शुरू कर दिया यहाँ से। अच्छा जी, चलते हैं, अभी आएगा नज़र। अच्छा, और ये जो होता है ना, मैंने आपको बताया कि ठीक है, दैट और दिस, दैट का दोज, दिस का दीज। ये तो सबको पता है ना कि सिंगुलर प्लूरल के लिए और नज़दीक और दूर के लिए। तो चलो, ये तो सबको पता है ना। तो दिस दैट होता है सिंगुलर के लिए, और दैट और दोज होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। अब इस्तेमाल करते हैं द स्ट्रीट्स of Karachi is big from that of Lahore। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक्स हैं, तकरीबन 3-4 मिस्टेक्स हैं इसमें। एक तो मिस्टेक है वर्ब में। वर्ब में इसलिए मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो है स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स प्लूरल है और ऑफ कराची प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का वर्ब के साथ ताल्लुक नहीं है। स्ट्रीट्स प्लूरल है तो आपने वर्ब जो है इज़ नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर। एक तो सेंटेंस यहाँ मिस्टेक है। उसके बाद है, अपनी वॉइस बंद रखें प्लीज़। उसके बाद सेंटेंस जो है इसमें मिस्टेक बिग की है। जब सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही है, कराची और लाहौर की स्ट्रीट्स के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, नॉट बिग। तो द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर बिगर, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम जो है फ्राम नहीं लगाते। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो यहाँ पे मिस्टेक थी, बिगर देन होना चाहिए। उसके बाद जो मिस्टेक है वो दैट में है। दैट होता है सिंगुलर के लिए, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट्स प्लूरल की। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होना चाहिए दोज ऑफ कराची। अब दोज इसलिए क्योंकि स्ट्रीट्स प्लूरल है। अगर एक होता स्ट्रीट सिंगुलर होता तो दैट इज राइट ऑप्शन। तो ये सेंटेंस समझ आया अभी? जी, आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद एक और सेंटेंस बता रहा हूँ, एक जुमला बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। मैंने लिखा बोथ
अल्कोहल एंड, आवाज़ बंद रखें प्लीज़, बोथ अल्कोहल एंड निकोटीन आर डेंजरस, सेमीकोलन, दिस इज more toxic than that one. अच्छा जी, किसी दोस्त का आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, बंद रखें प्लीज़। नोमान एडमिनिस्ट्रेटर और मुन्ना भाई अपनी आवाज़ बंद रखें। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे जो सेंटेंस में दिस और दैट का जो राइटर ने इस्तेमाल किया है, हमें कैसे पता चले कि दिस इज़ मोर टॉक्सिक। ये मोर टॉक्सिक किसकी बात की जा रही है, और दैट इज देन दैट वन मतलब उससे, तो हमें कैसे पता चले। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड के बाद वाला जो नाउन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है दिस और दीज। अगर सिंगुलर है तो दिस, अगर प्लूरल है तो दीज। और एंड से पहले वाला जो नाउन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है दैट या दोज। तो सेंटेंस देखते हैं, बोथ अल्कोहल एंड निकोटीन आर डेंजरस, दिस इज़ मोर टॉक्सिक। अब दिस इज़ मोर टॉक्सिक का मतलब ये निकोटीन की बात कर रहा है कि ये निकोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। किससे, देन दैट वन मतलब एंड से पहले जो नाउन आएगा दैट उसके लिए, मतलब अल्कोहल से ज़्यादा टॉक्सिक है क्या, निकोटीन। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इस तरह होता है। ये राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजेज के लिए होता है। अब मैं इसमें एक सेंटेंस एरर डिटेक्शन का दे देता हूँ, आप इनको ज़रा देखें, फिर हम देखते हैं कि आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो मुबारक हो, नहीं आ रही तो आप ट्राई करें। एग्जांपल देखिएगा, बोथ हाईवे एंड रोड्स आर ब्रोकन। मैं मिस्टेक बता देना इसमें, दिस इज मोर डेंजरस देन दोज वंस। सबसे पहले तो इस सेंटेंस में मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे मिस्टेक कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है। सर दैट आएगा और देन की स्पेलिंग गलत है, ए वाला देन आएगा। वेरी गुड, ये तो चलो, आएगा। इसमें 3-4 मिस्टेक्स हैं, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एंड के पहले यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल होगा दैट, और एंड के बाद वाले के बाद रोड्स प्लूरल है तो यहाँ पे होगा दोज, ओ सॉरी दीज, क्या होगा, दीज। सेंटेंस देखते हैं इससे आगे, बोथ हाईवे एंड रोड्स आर ब्रोकन, दिस इज़ मोर डेंजरस। अब एंड के बाद वाले के लिए दिस या दीज होता है, तो एंड के बाद प्लूरल है रोड्स, तो दिस तो नहीं आएगा, तो दिस की जगह आपने क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पे दिस की जगह क्या इस्तेमाल करना है, दीज। वेरी गुड, दीज होना चाहिए। दीज के बाद आर होना चाहिए, नॉट इज। दीज आर मोर डेंजरस, देन जो है स्पेलिंग गलत मैंने लिखी है, तो देन THAN होता है, देन कंपेरेटिव के लिए, देन ये टाइमिंग के लिए होता है, EN जो है ना टाइमिंग के लिए होता है, तो DE नहीं होगा, देन दोज वंस। अब यहाँ पे दोज वंस नहीं होगा क्योंकि हाँ दैट वन होना चाहिए, दोज नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है, दैट वन होना चाहिए, वंस नहीं होगा। वंस तब लगा लेते
जब प्लूरल होता तो दैट वन, तो नाउ सेंटेंस इज राइट। तो बोथ हाईवे एंड रोड्स आर ब्रोकन, दीज आर मोर डेंजरस, यानी रोड्स आर मोर डेंजरस देन दैट वन, मतलब हाईवे से। तो इसका इस्तेमाल इस तरह होता है, दिस और दैट, दीज दोज का। बाकी नज़दीक है, दूर है, दिस इज़ माई चेयर, ये इस तरह ये जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है नर्सरी में। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें ग्रामर, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉन न्यूज़पेपर को देखें, उस आर्टिकल के अंदर हर सेंटेंस को एनालाइज करें। जो बात समझ नहीं आ रही, किसी टीचर कंसल्ट टीचर से आप कंसल्ट करें, सर ये दैट क्यों राइटर ने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे दोज क्यों इस्तेमाल किया, और यहाँ पे व्हिच क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजह क्या है, ये वर्ब क्यों इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस तरह किसी टीचर से पूछ लेते हैं, अगर वो जवाब दे देता है ना, तो फिर वो टीचर काम का है। बाकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के हाँ एग्जांपल एक दो बता दिया, बस बात ख़त्म हो गई। फिर जब प्रैक्टिकल यूज़ होता है ना, तो हम परेशान होते हैं। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें और पोस्टमार्टम करें चीज़ों को। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये चीज़ें अगर आप डॉन में देखेंगे तो इसी तरह नज़र आएंगी। बाकी एज सच डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फिर बड़ा मुश्किल है ग्रामर को इम्प्रूव करना। तो उसके बाद हम देखते हैं ये एक पॉइंट है जिसको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, और वो है नाइदर नॉर, आइदर और बोथ और एंड। ये कंजक्शन भी हैं, इनका यूजेज किस तरह होता है वो बता देता हूँ। ये वैसे हमेशा जो है दो पर्सन या टू थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों हज करना चाहते हैं या उम्रा करना चाहते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन जमा करवाई, गवर्नमेंट को कहा कि हमें हज करना है। गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास बजट नहीं है, तो काइंडली आप दोनों को रिजेक्शन दी जा रही है, आप इस बार नहीं जा सकते। तो इस दोनों को जब रिजेक्शन मिली तो आपने स्टेटमेंट ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, नाइदर और नार वाली। तो आपने कहना है नाइदर हस्बैंड, नार के बाद आपने भली वाइफ रखें, नाइदर हस्बैंड नार वाइफ। अब यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आना चाहिए, नाइदर हस्बैंड नार वाइफ इज़ गोइंग टू परफॉर्म हज या उम्रा। इन्होंने कहा नहीं, अगर इस साल नहीं किया तो दूसरे साल हम एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। दूसरे साल इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे पास बजट कम है, आप दोनों में से कोई एक जाएगा, यानी एक को रिजेक्शन है, एक को अलो किया जा रहा है, दोनों में से किसी एक को। तो गवर्नमेंट स्टेटमेंट में लिखेगी आइदर हस्बैंड और वाइफ इज़ गोइंग टू परफॉर्म हज। तो इस स्टेटमेंट के लिए आइदर होना चाहिए, माने दोनों में से कोई एक। तो इन्होंने कहा नहीं, एक को नहीं जाना है, हमें दोनों जाना है साथ। तो गवर्नमेंट तंग आ गई, उन्होंने कहा यार तीसरी बार है ये एप्लीकेशन लेकर आए हैं तीसरे साल। तो उन्होंने कहा चलो आप दोनों चले जाएं। तो जब दोनों चले जाएंगे तो दोनों के लिए ग्रीन सिग्नल है, तो इस्तेमाल होगा बोथ और एंड। तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन परफॉर्म उम्रा। तो इनका इस्तेमाल इस तरह होता है। फिर ये क्या किया इन्होंने, उम्रा किया, हज किया, वापस आ गए गाँव। उन्होंने बताया हमने गवर्नमेंट के खर्चे पे ये हज और उम्रा किया। तो पूरे गांव के लोगों ने एप्लीकेशन लगा के जो है ना एम्बेसी चले गए कि हमें सब ने जो है गवर्नमेंट के खर्चे पे जाना है। अब यहाँ पे तो दो लोग नहीं है, पूरा गांव है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, कौन बताएगा। और गवर्नमेंट कह रही है नहीं भाई हमारे पास इतनी बजट ही नहीं, सब चले जाओ। क्या होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा ना वो होगा नन ऑफ यू कैन गो टू परफॉर्म हज। तो तमाम तर लोगों के लिए जो है ना नन इस्तेमाल होता है। यहाँ बात समझ आ रही है? अगर इन्होंने ज़बरदस्ती कह दिया नहीं हमें पाकिस्तान के खर्चे पे जाना है, तुम कौन होते हो XYZ, तो गवर्नमेंट ने कहा ए भाई पागल है सब चले जाओ, तो क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ। तो ये चीज़ें होती हैं ग्रामर को समझने की। डेफिनेशन ना इस्तेमाल करें।
हाँ, वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि नार और आर के बाद जो है ना। गवर्नमेंट सर जी अगर गवर्नमेंट कुछ को अलाउ कर ले तो फिर हम सम ऑफ यू यूज करेंगे। हाँ, तो सम ऑफ यू कर लेंगे, सम ऑफ यू कैन गो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर